नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना सिर्फ फंड्स में निवेश करना नहीं होता है, बल्कि एक सस्टेनेबल पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब इन फंड का सिलेक्शन कैसे किया जाए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते समय किन बातों का ख्याल रखना है और किन कॉमन मिस्टेक से आपको बचना है, जिससे कि आपके लिए मुनाफा जो है वो कमाना ज्यादा मुश्किल ना हो और एक सस्टेनेबल पोर्टफोलियो आप काफी लंबे समय तक रख पाए। इस पर खास चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान है, कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स, और विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। कीर्तन और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में। हम जब यूजुअली पोर्टफोलियो प्लानिंग की बात करते हैं तो निवेशकों को लगता है चलिए हमने कुछ 7-8 या उनकी नजर में 11-12 फंड्स भी होते हैं, उनमें निवेश कर लिया और उनका काम हो गया पूरा, और अब बस उन्हें शायद बीच बीच में वॉच करना है। लेकिन शायद एक पोर्टफोलियो बनाने के पीछे कई ऐसे स्टेप्स है, कई ऐसे बातें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है, जिसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले क्या करें ये हम आप दोनों से जानेंगे, फिर क्या न करें इस पर भी चर्चा करेंगे। तो क्या करें में सबसे पहले कीर्तन मैं आपसे जानूंगी, जब भी किसी को पोर्टफोलियो अपना प्लान करना है तो निवेश करने से पहले यूजुअली किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यूं कहे किन पैरामीटर्स को देखकर किसी को अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए। शुरुआत थोड़ा सा हम नटशेल से करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे शो में हम इनकी डिटेल्स में भी जाएंगे। स्वाति जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। स्वाति जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव है डाइवर्सिफिकेशन, राइट? अब आप अगर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करेंगे तो वो 40 से 50 स्टॉक में एज इट इज आपका पैसा डाइवर्सिफाई कर देता है। तो सबसे पहले जब पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक मिथ से बाहर निकलना जरूरी है कि आप जितने ज्यादा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे उतना आपका पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाई हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर आप जितने ज्यादा फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएंगे उससे डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं आ रहा है, पर आपका आप में कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ रहा है। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो 4-5 फंड्स में मुझे लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जो चाहिए अपने पोर्टफोलियो से वो मिल सकता है। उसके लिए 10-15-20 फंड्स लेने की जरूरत नहीं है। सेम कैटेगरी के अलग अलग एएमसीज में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। पर जब भी आप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं, मैं टिपिकली 3 या 4 पॉइंट्स देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि आपको मार्केट कैप में अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए। तो अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों में अच्छा एक्सपोजर ले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीनों का मिलाया हुआ पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न बेसिस पे अच्छा करता है। जब आप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें तो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अलग अलग एएमसीज के अलग अलग फंड मैनेजर्स अलग अलग स्टाइल से पैसा मैनेज करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल में कोई स्टाइल कभी चलती है, कोई स्टाइल कभी किसी और दिन चलती है। तो अगर 2-3 स्टाइल का मिक्सचर अगर आपके पोर्टफोलियो में होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट काफी बेहतर होगा। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और डेफिनेटली एएमसी डाइवर्सिफिकेशन पे आपको ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये 4-5 चीजें अगर ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। ओके, तो निवेश करने से पहले मार्केट कैप, निवेश का स्टाइल क्या है, फिर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन या थीम की हम जब बात करते हैं, और एएमसी डाइवर्सिफिकेशन कीर्तन की नजर में ये कुछ ऐसे जरूरी पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। विकास, मैं आपके पास आऊंगी और जानूंगी आपके लिए पोर्टफोलियो प्लानिंग के 6 स्टेप्स कौन से हैं, या जितने भी आप बताना चाहें। 6 तो मैंने एक रैंडम नंबर बोला, पर आपकी नजर में पोर्टफोलियो प्लानिंग के वो स्टेप्स कौन से हैं जिनको ध्यान में रखते हुए किसी निवेशक को अपना पोर्टफोलियो प्लान करना चाहिए। अगेन पहले थोड़ा सा नटशेल में, उसके बाद आगे हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू स्वाति। तो स्वाति, एक बिल्डिंग बनाने के लिए जो उसका बहुत जरूरी होता है वो होता है उसका फाउंडेशन। और उसी तरीके से अगर हम पोर्टफोलियो बिल्डअप की बात करते हैं तो उसकी आधारशिला जो होती है वो 5-6 पैरामीटर्स पे फिट बैठती है, और उसके लिए वो बहुत जरूरी है ये समझना कि निवेशक की प्रोफाइल क्या है। तो फॉर एग्जांपल, निवेशक का जो पर्पस है, पैसे का जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है उनके पास में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मनी, उसकी अवधि कितनी है, और इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल क्या है, क्या वो रिस्क ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, और उनके पास में वेटिंग पीरियड कितना है।
और उसके बाद में एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए जो उसके पीछे कॉस्ट ऑफ जो वो होती है, मतलब जिसको फंड मैनेजमेंट चार्जेस हम बोलते हैं, वो भी एक अहम किरदार प्ले करता है। उसके अलावा टैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारे 5-6 पैरामीटर्स होते हैं जिसको देख के फिर एक पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जाता है कि जिसमें उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है और उसका रिटर्न क्या है, उसकी टैक्सेशन क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, ये सब देखते हुए एक पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जाता है। तो ये 5-6 पैरामीटर्स हैं जो बहुत जरूरी है टू डिफाइन कि पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना चाहिए। जब हमारे पास ये क्लैरिटी होती है उसके बाद हम फंड सिलेक्शन की तरफ जाते हैं, और फिर जैसे कीर्तन भाई ने बोला कि किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, जियोग्राफिकल होनी चाहिए या मार्केट कैप्स के हिसाब से होनी चाहिए, वो फिर उस तरीके से फंड सिलेक्शन के ऊपर नेक्स्ट लेवल आता है। ऑल राइट, अब कीर्तन मैं आपके पास आऊंगी। जो आपने कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो डिजाइनिंग की बात कही, उसमें आपने मार्केट कैप का यहाँ पर जिक्र किया। मार्केट कैप में भी अगर डाइवर्सिफाई करना है तो हम कैसे कैटेगरीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मेनली तो हम लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज को देखते हैं, लेकिन उसके अलावा फ्लेक्सी कैप भी है, मल्टी कैप भी है, और एक बहुत बड़ा संसार है कैटेगरीज का फिलहाल हमारे सामने। बट मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन में कौन सी मेन कैटेगरीज है जिसमें आप किसी निवेशक को एक स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह देंगे? स्वाति जी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है इन्वेस्टिंग जितनी सिंपल करेंगे उतना अच्छा होगा। तो मैं लार्जली जब मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूं तो मैं इन्वेस्टर्स को यही सलाह दूंगा कि आप लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, इन तीनों कैटेगरीज में इक्वली पैसा डिवाइड कर दीजिए अगर आपके पास लंबा समय है और रिस्क लेने की थोड़ी सी क्षमता है। डेफिनेटली आप लार्ज कैप वाली जो कैटेगरी है उसे फ्लेक्सी कैप से चेंज कर सकते हैं, पर मिड कैप, स्मॉल कैप, प्लेन सिंपल वेनिला इन्वेस्टमेंट रहने दीजिए। ये तीनों का कॉम्बिनेशन, फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप की जगह पे, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीन का कॉम्बिनेशन अच्छा काम करेगा। क्योंकि अगर स्वाति जी आप पिछले 10 साल भी देख लीजिए, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, 10 साल देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में 5 साल ऐसे थे जहां मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया था और वो लोग बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी के फंड्स थे या कैटेगरीज थी। पर अगर आप 2018 देखेंगे, बहुत स्पेसिफिकली ये साल ले रहा हूं नाम से, उसमें देखेंगे आप स्मॉल कैप ने 23% नेगेटिव रिटर्न दिया था और लार्ज कैप ने पॉजिटिव 3% रिटर्न दिया था उसी एक साल में। ये डेटा इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है आपको प्रिडिक्ट कर पाना कि अगले 3 साल 5 साल कौन सी मार्केट कैप वाली फंड चलेगी। और इसीलिए अगर आप इन दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ अपने पोर्टफोलियो में बना दे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिस पे अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएंगे। जरूरी है इसलिए भी है कि अगर आप पिछले 3 साल का भी परफॉर्मेंस देखें, तो अगर मैं एक लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस देखूं तो लार्ज कैप फंड ने तकरीबन मोटा मोटा पिछले 3 साल में तकरीबन 3.5% जितना CAGR रिटर्न दिया है एक साल में, सॉरी माय बैड। मिड कैप ने 4.8% जितना रिटर्न दिया और स्मॉल कैप ने 8.06% जितना रिटर्न दिया है। और अगर आप 3 साल का भी एवरेज ले ले तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों के कॉम्बिनेशन ने 17.45% जितना रिटर्न दिया। अब अगर इसे आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन के रिस्क पे तोले वर्सेस एक फ्लेक्सी कैप, तो आपको पता चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों का कॉम्बिनेशन फ्लेक्सी कैप फंड से रिस्क में कम है या ऑलमोस्ट सेम है, पर रिटर्न प्रोबेबिलिटी में काफी अच्छा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये 3 फंड्स का कॉम्बिनेशन कर ले, लार्ज कैप की जगह पे शायद आप एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन सकता है मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपके पोर्टफोलियो। ओके, तो मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन पर चर्चा करने के बाद, क्योंकि आपने रिटर्न का यहाँ पर जिक्र किया, तो पोर्टफोलियो प्लानिंग में रिटर्न एक बहुत बड़ा पैमाना होता है विकास, जिसको कोई भी एक निवेशक ध्यान में रखते हुए निवेश करता है। पर रिटर्न अक्रॉस द कैटेगरीज, चाहे हम फिर डेट की बात करें, एक्विटी की बात करें, वहां पर रिटर्न स्पेसिफिक जो पैरामीटर है उसको कैसे ध्यान में रखते हुए किसी को निवेश करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रिटर्न के बेसिस पर कोई अपना पूरा पोर्टफोलियो प्लान नहीं कर सकता है। जी स्वाति, तो मैं इसीलिए यही बोलना चाहता था कि हर एक निवेशक का एक अपनी जरूरत है
और उसको जरूरत को देखते हुए और उनकी रिस्क एपिटाइट और उनके प्रोफाइल को देखते हुए, क्योंकि रिटर्न को केवल चेस करने जाएंगे तो अगर कोई एक युवा है जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है, 25-30 साल की एज है उनकी, बहुत लाइबिलिटीज नहीं है, तो उनका जो रिस्क एपिटाइट है बहुत हाई है और वो एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो में जा सकते हैं जहां पे रिटर्न भी हाई हो सकता है। हावेवर कोई एक रिटायर होने वाले व्यक्ति है और उनको मालूम है कि उनका भी सारा जो जिंदगी भर की उन्होंने जमा पूंजी की है उसको बचाना पहले जरूरी है, तो वहां प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो रिटर्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, बिकॉज वहां पे उनको अपना जो कॉर्पस उन्होंने क्रिएट किया है, पूरी जमा पूंजी है, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। सो वहां पे प्रोटेक्शन प्राइम हो जाता है। एक युवा के लिए रिटर्न प्राइम हो जाता है। एक मिडिल एज वाले के लिए दे हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि रिटर्न भी अच्छी आ जाए और उनका पोर्टफोलियो का बीटा या जिसको हम रिस्क बोलते हैं वो भी थोड़ा सा लो हो। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि पोर्टफोलियो में आपके पास में एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो की ऑप्शन बन जाती है, एक मॉडरेट की बन जाती है, एक कंजर्वेटिव की बन जाती है। और एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो वाले के लिए जैसा मैंने बोला कि प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, टैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। फिर उसके बाद में रिटर्न, मुझे लगता है कि वो तीसरा पैरामीटर होना चाहिए उनके लिए कि हाँ, अगर उनका रिटर्न उतना नहीं बन पा रहा जिससे वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे या आफ्टर रिटायरमेंट अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे, तो उनको थोड़ा सा इक्विटी कंपोनेंट बढ़ाना पड़ेगा या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लाने पड़ेंगे जहां से उनका रिटर्न थोड़ा सा हाई जाए। सो अगेन जो रिटर्न है वो एक केवल एक मापदंड नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो के को बिल्डअप करने के लिए। ओके, नाउ कीर्तन, आपके जो पोर्टफोलियो डिजाइन के पैरामीटर्स है उसमें आपने जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, निवेश का जो स्टाइल है उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। पहले तो ये स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में क्या क्या शामिल है और क्या एक स्टाइल ही किसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए या एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए? यहाँ पर हम वैल्यू और ग्रोथ स्टाइल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए। और क्या सिर्फ वैल्यू ड्रिवन कोई पोर्टफोलियो ही हो सकता है या सिर्फ ग्रोथ बेस्ड पोर्टफोलियो कोई किसी को बनाना चाहिए या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? स्वाति जी, आइडियली मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों या तीसरी भी एक स्ट्रैटेजी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो हर सिचुएशन में थोड़ा सा एक बैलेंस अप्रोच दिखाएगा। अगर आप पिछले 15-20 सालों के डेटा को थोड़ा सा ग्रिल करें तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न निकल कर आता है कि जब भी मार्केट्स में वैल्यूएशंस बहुत हिस्टोरिकल एवरेजेस से कम होती है, तब अगर आप पैसा निवेश करें तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी या मोमेंटम स्ट्रेटेजी जैसी स्ट्रेटेजीज में अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस देखने मिलता है। उसी तरीके से जब मार्केट हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, उस समय पे अगर आप जब नया पैसा निवेश करने की कोशिश करते हैं तो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग आपको एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है। अब देखिए, एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये बहुत ही डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट कर पाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मार्केट हिस्टोरिकल एवरेजेस से सस्ता है या हिस्टोरिकल एवरेजेस से महंगा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये दोनों तीनों स्टाइल का कॉम्बिनेशन अगर आप पोर्टफोलियो में रखें तो हर सिचुएशन में ही एक बैलेंस अप्रोच प्रोवाइड कर सकता है। देखिए, 3 स्टाइल्स है जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एक है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कि आप एक ऐसे फंड में पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऐसे स्टॉक्स खरीदता है जो शायद मार्केट ऊपर जा रहा है पर ये स्टॉक्स उतनी तेजी से या अपने प्रॉफिट्स या ईपीएस नंबर्स जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं वो स्टॉक की वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। एक अगर एग्जांपल दूं तो फिलहाल आईटीसी का स्टॉक चल चुका है, पर पहले जब आईटीसी का स्टॉक नहीं चल रहा था तो उसमें वैल्यू था, तो फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक्स को खरीदेगा। तो उन फंड्स को आप वैल्यू स्ट्रेटेजी फंड्स कहते हैं, जो शायद ऐसे स्टॉक्स पिक करते हैं जिसमें जो आज भी शायद सस्ते दामों में अवेलेबल है। ग्रोथ का मतलब ऐसे वो एक ऐसी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करता है वो वाला फंड जिसमें जब आप पैसा लगाते हैं तो वो ऐसे स्टॉक्स पिक करते हैं जो शायद महंगे लगते हैं आज, पर क्योंकि उनकी अर्निंग विजिबिलिटी इतनी अच्छी है तो कि आप उसे महंगे में भी खरीद सकते हो और उसमें भी आपको विजिबिलिटी लगती है कि स्टॉक और शायद ऊपर जा सकता है। और तीसरा है मोमेंटम। मोमेंटम एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पर फंड मैनेजर जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं उनमें और पैसा लगाने की कोशिश करता है, ये एंटिसिपेशन से कि ये और ऊपर जाए। ये तीनों के कॉम्बिनेशन का पोर्टफोलियो, मार्केट कैप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ये दोनों चीज अगर आप मिला ले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, एक स्टाइल और एक मार्केट कैप में पैसा लगाने से अच्छा। कैसे बनाए परफेक्ट पोर्टफोलियो, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। कीर्तन शाह हमारे साथ हैं,
प्रूडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के और विकास पुरी फ्रॉम वेस्ट जोन हेड कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। विकास, अब रिस्क रिटर्न प्रोफाइल का आपने जिक्र किया, तो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल में कौन कौन से कैटेगरीज के जो निवेशक हैं, हम मुख्य तौर पर मेनली 3 कैटेगरीज में निवेशकों को बांटते हैं। अग्रेसिव निवेशक जो बहुत ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, एक मॉडरेट जो कि मीडियम जोखिम लेते हैं, या फिर कंजर्वेटिव जो कि बहुत कम जोखिम लेना पसंद करते हैं। मैं चाहती हूं इन तीनों ही किस्म के निवेशकों के लिए आप कैटेगरीज और उससे जुड़े फंड्स बताएं जिनमें वो अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। स्वाति, जो जैसा हमने बोला कि एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव, सो एग्रेसिव जो इन्वेस्टर्स हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, उनका ऑब्वियसली पोर्टफोलियो में थोड़ा सा मिड कैप का एक्सपोजर स्लाइटली ज्यादा हो सकता है, और वो उनका कॉम्बिनेशन में जैसे एक लार्ज कैप में की जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, मिड कैप स्पेस में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, स्मॉल कैप उस पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, और कोई टैक्टिकल कॉल भी ली जा सकती है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगले 3 से 5 साल में लगता है कि कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जैसे कोविड स्टार्ट ही हुआ था तो उस समय हेल्थ केयर और मेडिकल और फार्मा जो सेक्टर था उसमें बहुत ज्यादा तेजी आई थी, तो वो एक टैक्टिकल प्ले लिया लोगों ने जिसमें उन्होंने पैसा भी बनाया उसमें। इसी तरीके से एक अगर टेक्नोलॉजी और डिजिटल पुश है जो हमारी कंट्री का, तो उसमें डिजिटल थीम या टेक्नोलॉजी थीम एक है जिसमें अभी भी हालांकि उसमें थोड़ी करेक्शन आई है, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसको दोबारा से रीबिल्ड किया जा सकता है, और जहाँ पे करेक्शन है वहां पे थोड़ा सा टॉप अप किया जा सकता है। सो हायर साइड ऑफ मिड कैप एंड अ टेक्टिकल प्ले, ये थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो होता है, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी हो जाती है। और बट इसमें आपका अवधि ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज अगर किसी वजह से मार्केट में डाउनटर्न आया तो रिवाइवल में मिड कैप स्पेस में, जैसा कीर्तन भाई बोल रहे थे कि 5 साल तो मिड कैप ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद कुछ 2-3 साल ऐसे हैं जहां पे मिड और स्मॉल कैप ने बहुत बड़ा हिट लिया, तो वो आपके पास में टाइम होराइजन होना जरूरी है। फिर वहां से जब हम थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं तो वहां पे क्या है कि लार्ज कैप या मल्टी कैप स्ट्रेटेजी को थोड़ा ज्यादा पुश देना चाहिए, और मिड कैप को एक्सपोजर और स्मॉल कैप एक्सपोजर थोड़ा कम होना चाहिए, जीरो नहीं बट परसेंटेज उसकी कम हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक पोर्टफोलियो 65-70% जो थोड़ा सा स्क्यू टुवर्ड्स लार्ज कैप है या थोड़ा इंडेक्स फंड की तरफ है, और फिर उसमें 25-30% जो है वो मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर हो सकता है, या अगर थोड़ा सा रिलेटिवली उसको थोड़ा और एग्रेसिव करना हो तो मे बी 60-65% जो है वो लार्ज कैप और रिमेनिंग जो है वो मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ हो सकता है। इसमें टैक्टिकल प्ले ज्यादा लेने नहीं चाहिए पोर्टफोलियो में, बिकॉज अगर कोई सेक्टर नहीं चला तो पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। वही तीसरे जगह पे जब हम आते हैं उसमें बिल्कुल कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे ज्यादातर जो कैटेगरीज होती है वो प्योर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को तो बिल्कुल साइड ही कर दीजिए, उसमें मल्टी कैप या लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स, इसका कॉम्पोजिशन ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज पोर्टफोलियो का बीटा लो होना चाहिए और उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। और 2 कैटेगरीज हैं जो स्वाति मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होती है, और उसमें वो पोर्टफोलियो को एक पूरा जो टारगेट होता है कि पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो, उसमें एक मॉडरेट या अच्छी रिटर्न आती रहे जो एफडीज को बीट कर सके या इन्फ्लेशन को बीट कर सके। सो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और इक्विटी सेविंग्स फंड, ये 2 कैटेगरीज होती हैं जो इसमें एंटर हो जाती है और ये पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा होती है। तो जनरली हम जो लोग रिटायर होने के कगार पे हैं या रिटायर हो चुके हैं या जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पोर्टफोलियो में, ये 2-3 फंड्स की कैटेगरी होती है जो हम इसमें इंफ्यूज करते हैं पोर्टफोलियो को एक बैलेंस्ड अप्रोच देने के लिए। तो ये 3 जो कैटेगरीज हैं, इस तरीके से पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जा सकता है। के लिए हमने ये स्ट्रैटेजी समझी। कीर्तन, नाउ आपके पास आ रहे हैं। ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन के लिए किसी उभरते बाजार या फिर किसी इमर्जिंग मार्केट के किसी थीम में अगर निवेश करना है तो ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे अचीव किया जा सकता है? स्वाति जी, देखिए, आप लार्जली इन्वेस्टिंग को या ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जिसे आप इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टिंग कहते हैं और दूसरा जिसे आप डेवलप मार्केट में इन्वेस्टिंग कहते हैं। इमर्जिंग मार्केट का मतलब है आप इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसी कंट्रीज में पैसा लगाएंगे। अब देखिए, जिस तरीके से इंडिया में ग्रोथ दिखने की संभावना है आगे 10 सालों तक, मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपना पैसा इंडिया में निवेश कर रहे हैं तो आपको किसी और इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाने की जरूरत है। इंडिया प्रोबेबली सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो सकता है अगले 8-7-10 सालों में। हमने देखा कि चाइना एक ऑल्टरनेटिव जगह है जहां पर इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगता है, पर चाइना की अपनी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है
और जब हमारे पास इंडिया जैसी कंट्री में पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी है तो हम क्यों इमर्जिंग मार्केट्स में कहीं और पैसा लगाएं। तो इमर्जिंग मार्केट्स की जब मैं बात करता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पूरा पैसा इंडिया में लगाना चाहिए। हाँ, जब हम डेवलप मार्केट्स में निवेश की बात करते हैं तो आपके पास जनरली आ जाता है यूरोप और यूएस, राइट। अगर आप पिछले 1 साल 3 साल 5 साल का यूरोप का परफॉर्मेंस देखें रिस्क रिटर्न बेसिस पे, तो शायद आपने इंडिया में किसी एक बैंक में एफडी रखी होगी तो आपने उन मार्केट से दुगना पैसा कमा लिया होगा, राइट। अब अगर आप यूएस देखें तो यूएस ने इक्विटी मार्केट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, 30-35% तक क्यूमुलेटिव रिटर्न है पिछले 3 सालों की। पर अगर आप थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करें तो आपको शायद ये क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि जितना भी रिटर्न यूएस मार्केट में जनरेट हुआ है उसमें 47 से 48% रिटर्न सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की वजह से निकला हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें यूएस मार्केट्स में टिपिकली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अगर पैसा लगाए तो रुपी डेप्रिसिएशन का भी एडवांटेज मिलेगा, टेक्नोलॉजी में पैसा निवेश भी हो जाएगा और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा। राइट कीर्तन, ऑल राइट। अब शो का बिल्कुल आखिरी कुछ समय बाकी है। इनफैक्ट मैं चाहूंगी दोनों ही 1-1 मिनट में अपनी बात रखें। सबसे पहले विकास, आपके पास पोर्टफोलियो प्लानिंग में कौन सी ऐसी 3-4 बातें हैं जिनसे बचना चाहिए किसी निवेशक को? एक तो फ्रेंजी ऑफ एनएफओ बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि नया एनएफओ है और उसमें डाल दो, नया एनएफओ है डाल दो। तो जरूरी नहीं है, बिकॉज की एनएफओ का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर 10 रुपए की एनएवी पे कुछ मिल रहा है तो आप उसको भरते जाएं। और नंबर ऑफ स्कीम्स आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास कुछ पोर्टफोलियो आते हैं स्वाति जहाँ पे 15 स्कीम, 20 स्कीम, 25 स्कीम्स लेके थोड़े पैसे करके इतनी सारी स्कीम्स होती है और वो पोर्टफोलियो इतना ओवरलैप हो जाता है बिकॉज आपके पास 5-5, 6-6 लार्ज कैप फंड्स है, 4-4, 5-5 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स है, मिड कैप्स भरे हुए हैं। सो वो पोर्टफोलियो की जो परफॉर्मेंस है उसको बिल्कुल तोड़ देता है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 फंड्स आर मोर देन इनफ, जहां पे आपका पोर्टफोलियो उसी में होना चाहिए। उसमें आप वैल्यू और वॉल्यूम को क्रिएट करिए, मतलब जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ फंड ज्यादा हो, आप उसी में ही और टॉप अप करते जाइए, एडिशनल परचेजेस करते जाइए। तो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स के ये 3 या 4 जो फंड्स हैं, ये अगर आपने अच्छे फंड हाउसेस के वो लेके अपने एडवाइजर्स की सलाह से या खुद की स्टडी से आपने ले लिए तो दे आर मोर देन इनफ। और बाकी 1 या 2 फंड जो है, आप जैसे इन्होंने बोला कि कोई बाहर अगर निवेश करना चाहता है तो इंडियन फंड्स भी ऐसे हैं जहां से आप बाहर का एक्सपोजर ले सकते हैं या स्ट्रेट अवे कोई नैस्डैक काइंड ऑफ फंड ले सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं कीर्तन आपके पास आ रही हूँ, माफ कीजिएगा थोड़ा समय कम है इसलिए। कीर्तन, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या नहीं करना है, किन गलतियों से बचना है, वेरी ब्रीफली? स्वाति जी, मुझे ऐसा लग रहा है इन्वेस्टर्स को रीसेंट परफॉर्मेंस देखकर कभी भी फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि टिपिकली आप देखेंगे कि रीसेंट परफॉर्मेंस वाले फंड्स आगे जाकर अगले 2-3 साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो फंड की कंसिस्टेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए वर्सेस रीसेंट परफॉर्मेंस। ओके, तो ये हम शायद बिल्कुल इसको नटशल में समझ पा रहे हैं कि प्रदर्शन के हिसाब से या रीसेंट प्रदर्शन के लिहाज से किसी फंड को सिलेक्ट करना सही नहीं है। कैसे सिलेक्ट करना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, पिछले आधे घंटे में हमने काफी डिटेल में चर्चा की है और इसके लिए बहुत धन्यवाद करेंगे कीर्तन आपका और साथ ही विकास पुरी आपका भी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी।